Assalamu alaikum. From today, we are starting lectures of MA1 Management Information, a starting subject of ACCA. इन पाकिस्तान जब आप ACCA स्टार्ट करते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स ने पढ़ने हैं दीज आर FA1 एंड MA1. ये दो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पास आगे किन सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है? सो इट इज़ कनेक्टेड विद MA2. देन उसके बाद आपके पास आ जाता है FMA और F2. देन फाउंडेशन के बाद स्किल लेवल पे भी एक इसका पेपर आता है, दैट इज़ PM F5. एंड देन प्रोफेशनल लेवल पे इसका लास्ट पेपर है APM, जो कि आपके लिए ऑप्शनल है. सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट MA1. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ MA1 एंड देन पेपर पैटर्न, आपके पास किस तरह से पेपर पूछा जाता है. सिलेबस में आपके पास फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक में आपको बेसिक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस क्या है, ऑफिस में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, क्या ऑफिस में सिस्टम हो सकते हैं, क्या किस टाइप की ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं और उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. दीज आर द बेसिक्स पॉइंट दैट आर मेंशन्ड इन दिस टॉपिक ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना क्वाइट ईजी हो जाता है. यही वजह है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक दोनों आपके पास पब्लिशिंग कंपनीज BPP और कैपलान ने फर्स्ट टॉपिक रखा है. देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है और क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या क्वालिटीज़ हैं, सोर्सेज एंड कैटेगरीज क्या हैं इंफॉर्मेशन की. इसके अलावा आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन की गई है. एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. देन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ नोन टू बी कॉस्ट क्लासिफिकेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेनली आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की क्या कॉस्ट आ रही है. सो आप ये कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जो है वो या कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट को डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं, एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज, नेचर वाइज एंड बिहेवियर वाइज. देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोडिंग है कि प्रोडक्ट की कोडिंग कैसे की जाती है, एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंस की कोडिंग कैसे की जाती है, आइडेंटिफाई कोड को कैसे करना है, ये इसमें डिस्कस होगा. देन आपके पास की टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मटेरियल कॉस्टिंग. मटेरियल कॉस्टिंग का ये टॉपिक आपके पास ना सिर्फ MA1 में बल्कि MA2 और F2 तक के आपके लिए चलता है. MA1 के लेवल पे इसमें सबसे पहले बात डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. आपके पास जो इन्वेंट्री है वो वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. परचेज साइकिल क्या है, गुड्स को कैसे परचेज़ किया जाता है, कहाँ से इनिशिएट की जाती है परचेज़, और जब आप रिसीव करते हैं गुड्स तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके जनरेट होते हैं. मटेरियल को रिकॉर्ड स्टोर में किया जाता है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है. प्राइसिंग इशू कैसे सॉल्व आउट किया जाता है, क्या क्या आपके पास मेथड हैं प्राइस करने के, स्टॉक को वैल्यू करने के, और इंटरेस्ट क्या हैं. ये सब चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस होंगी. देन है आपके पास मटेरियल के बाद सेकंड एलिमेंट आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट का, दैट इज़ लेबर. Again, we have to identify the difference between direct and indirect labor. Method of remuneration क्या है, what is mean by overtime, bonus, payroll system क्या है, how to calculate the gross pay, productivity कैसे improve की जा सकती है. All these is to be discussed in this topic. The next is overhead cost. In this, we have to identify how to allocate or apportion or absorb the overhead cost. Then we have main costing methods, absorption costing and marginal costing. What are these methods, when these are used, how to calculate them, and how to reconcile the profit calculated from absorption costing with profit calculated with marginal costing. Then we have job, batch and process costing. In this we have to consider the difference, मतलब किसे कहा जाता है job costing, किसे process costing, and how to calculate the cost per unit. Later on, we have to consider the profitability or performance indicator, which includes profitability ratios as well as liquidity ratio. And last and the most important topic for the management information 1, MA1 का सबसे important topic
कि जिससे एटलीस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो तकरीबन हर स्टूडेंट से ही पूछे जाते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि इट गोज़ टू मोर देन 10 मार्क्स और इक्वल टू 18-20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक से पूछे जाएँ। दैट इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हमने इसको कंसिडर करना फंक्शन, बेनिफिट, फार्मूलाज में बहुत डिटेल से कंसिडरेशन करनी है कि कैसे फार्मूला जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, एरर्स क्या हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ में कैसे प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन देयर एंड देयर आर 2 चैप्टर्स ऑफ दिस टॉपिक। इसमें MM1 के पेपर पैटर्न की बात करें तो वो सिंपल सा है। यू हैव बीन आस्क्ड 50 MCQs एंड एवरी MCQs इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। We are starting from these notes. These notes have extracts from both the books, PPP and as well as Kaplan book. जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों बुक्स में वो सारे के सारे नोट्स में मेंशन किए गए हैं, सो दैट आफ्टर रीडिंग कैपलन बुक यू डोंट हैव टू रीड द BPP स्टडी टेक्स्ट। सो ईजी करने के लिए हाईलाइट किए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Try to make them comprehensive yet easy to understand. So let's start. First of all, we have to define the definition, or we have to consider the definition of office. Office is said to be an area of room designated to keeping the papers and record. वो जगह जहाँ पे आप रिकॉर्ड पेपर्स जो है वो रखते हैं, या फिर ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव वे में हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं अ प्लेस वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर कैरिड आउट। ये वैसी जगह है कि जहाँ पे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैरिड आउट किए जाते हैं। ऑफिस जो है वो वेरी कर सकता है इन नेचर एंड इन टाइप। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, व्हाट इज़ मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कि जहाँ पे चीज़ें जैसे ख़रीदी जाती हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही सेल नहीं कर दिया जाता, उन पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है एंड देन सेल किया जाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ऑफिस सपोर्ट करता है टास्क ऑफ प्रोडक्शन, कि चीज़ें कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, इस टास्क को ऑफिस सपोर्ट करता है। लेकिन बैंक या लीगल और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपके पास ऑफिस सपोर्ट करता है सर्विसेज को। अब जो फंक्शन जो है ऑफिस में परफॉर्म किए जाते हैं, तो देर आर डिफरेंट फंक्शंस टू बी एडमिनिस्ट्रेड एंड मैनेज इन द बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट परचेजिंग। बिजनेस चाहे आपके लिए ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस है कि जहाँ पे जो चीज़ें आप परचेज करते हैं उन्हें एज इट इज़ सेल कर देते हैं। आपने मार्कर परचेज किए, एज इट इज़ सेल कर दी। रिस्ट वॉच परचेज की, एज इट इज़ सेल कर दी। मेडिसिन परचेज की, एज इट इज़ सेल कर दी। दिस इज़ योर ट्रेडिंग बिजनेस। जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं और चेंज फॉर्म में सेल कर दिया जाता है। जैसे आपने क्लॉथ परचेज किया और उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया और शर्ट्स बनाकर सेल कर दी। इसी तरह आपने लेदर परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई किया, बैग्स बना के सेल कर दिया। तो चाहे बिजनेस आपका ट्रेडिंग है चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, देयर विल बी अ परचेजिंग फंक्शन। आपके लिए एक परचेजिंग फंक्शन तो लाजमी है। फंक्शन इस सिलसिले में ना सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आप जो चीज़ परचेज कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट प्राइस पे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरी कंडीशंस को भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आपको डिलीवरी टाइम सप्लायर क्या बता रहा है, किस क्वालिटी की गुड्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इन सब पॉइंट को भी कंसिडर करना है। डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दैट परचेज आर मेड फॉर बिजनेस पर्पज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय जो है अपने ज़ाती मकसद के लिए भी चीज़ें परचेज कर सकता है फॉर बिजनेस के एक्सपेंस पे। तो इसलिए इस बात को यकीनी बनाना है दैट गुड्स आर टू बी परचेज फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो परचेज में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। देन देयर इज़ अ पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल है हायरिंग करने का, फायरिंग ऑफ स्टाफ करने का, मतलब निकाल देने का, पेइंग स्टाफ, जनरल वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल दीज एक्टिविटीज़। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आपके पास आ जाते हैं सेक्रेटेरियल सपोर्ट, डीलिंग विद फ़ोन क्वीरीज। आप जो कस्टमर आपसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपकी प्रोडक्ट के मतलब, उसको जो है आपने कंसिडर करना है। सेक्रेटेरियल सपोर्ट के हवाले से ये कहा जा सकता है कि
गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट कराना गवर्नमेंट के पास, वो आपके पास फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. अरेंजिंग मैटर लाइक रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ईटीसी, all these are said to be general administrative functions. Then we have finance function. This includes sending invoices to customer. अच्छा, अब ऐसा होता है कि बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि गुड्स आप जो सेल कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर उसी वक्त आपको पे कर दें. इट माइट बी पॉसिबल कि कस्टमर आपसे क्रेडिट पे चीज़ें परचेज करते हैं और आपको लेट पेमेंट करते हैं. इन दैट केस एक साइकिल है जिसके मुताबिक जो है सबसे पहले आप गुड्स डिलीवर करेंगे कस्टमर को. जब आपको कंफर्म हो जाए कि गुड्स डिलीवर हो गई हैं तो आप उन्हें इनवाइस सेंड करते हैं. इनवाइस मींस डिमांड फॉर पेमेंट, उनसे डिमांड की जाती है कि वो पेमेंट कर दें. सो द फंक्शन ऑफ सेंडिंग इनवाइस टू कस्टमर इज़ फॉर फाइनेंस फंक्शन. तो ये बात भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है. रिसीविंग मनी फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे रिसीव करना, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फाइनेंस फंक्शन. रिसीविंग इन्वाइसेस फ्रॉम सप्लायर, तो जैसे हम इन्वाइसेस इशू करते हैं अपने कस्टमर को, हम डिमांड करते हैं उनसे पेमेंट की, वैसे ही हमारे सप्लायर भी हमसे डिमांड करते हैं पेमेंट की, एंड इट मीन्स कि वो हमें इन्वाइस भेज रहे हैं. सो रिसीविंग इन्वाइस फ्रॉम सप्लायर इज ऑल्सो अ फंक्शन. मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, अगेन अ फंक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पेमेंट भी करनी है सप्लायर्स को. अपार्ट फ्रॉम दिस, if you are purchasing any non-current asset, remember what is mean by non-current asset. Non-current assets are those assets which are used by business or for more than 1 year, like building, motor vehicle, plant, machinery. तो ये भी जब आप परचेज करते हैं इनकी पेमेंट भी करना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है. मैनेजमेंट ऑफ कैश बैलेंसेस, कितना कैश आपके पास रह गया इसका कंसिडर करना, इसका हिसाब किताब करना, एंड ओवरऑल फाइनेंसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट डूइंग बिजनेस विद योर ओन रिसोर्सेज. आप अपने रिसोर्सेज से बिजनेस नहीं कर रहे, अपने पास से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट किया. इन दैट केस यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है. तो ये जो भी आपके पास फाइनेंसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की और भी एक्टिविटीज़ हैं उनका जिम्मेदार या उनका हिसाब किताब रखना वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है. देन देर इज़ अ सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शन. आप चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उन्हें प्रोड्यूस कर लेना काफ़ी नहीं है. लेटर ऑन यू हैव टू क्रिएट द डिमांड फॉर दीज गुड्स. आपको डिमांड क्रिएट करनी है जिसमें सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं. देन ऑर्डर लिए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे रिटेलर से. देन अरेंज की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर. माइट बी पॉसिबल कि आपने टीवी पे कोई ऐड देखा, कोई प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी खाने पीने की, आप गए लेट करीब ही अपनी शॉप पे वो परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी. तो कंपनी के लिए सिर्फ एडवर्टाइज करके डिमांड क्रिएट करना काफ़ी नहीं है, उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना इंपॉर्टेंट है सो दैट दे कैन बी सेल. Maintaining customer record, very important because mostly you are selling goods on credit. So credit पे सेल करने के हवाले से किस कस्टमर को कितनी गुड्स सेल की गई हैं, कितने पैसे उसने आपके अदा करने हैं, all these are to be considered. देन है रिसर्च फॉर कस्टमर रिक्वायरमेंट. ये भी देखना कि आप जिस पर्टिकुलर टाइप की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कस्टमर की डिमांड में रहेगी, या इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट तो क्या उसकी डिमांड है, कस्टमर रिक्वायर करते हैं इस किस्म की प्रोडक्ट या नहीं. तो उसकी रिसर्च करना भी आपके पास सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शंस में ही इंक्लूड होता है. अब बिजनेस में लॉस से बचने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है. जैसे कि आपके पास जो अनसोल्ड यूनिट रह गए हैं उन्हें आपने कंट्रोल करना है कि उनकी क्वांटिटी जो है इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो आउटडेटेड हो जाए. इतनी ज़्यादा वैल्यू में आपने प्रोड्यूस किए कि उनकी डिमांड नहीं थी, सेल नहीं हो सकी, तो इसका मतलब है बिज़नेस के लिए लॉस की सिचुएशन है कि बिज़नेस उन गुड्स को सेल नहीं कर सका, एंड लेटर ऑन अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं तो बिज़नेस उन्हें शायद कॉस्ट से भी कम वैल्यू पे सेल करे. तो इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में काफ़ी सी चीज़ें आ जाती हैं. मैक्सिमम कितना स्टॉक आपने अपने पास रखना है, मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए आपके पास. इसके अलावा आपके पास लॉस ऑफ प्रोडक्शन ना हो, मतलब इतनी एटलीस्ट इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन स्टॉपेज ना हो.
Apart from this, there is a need of accurate record keeping, checking document and record of accuracy, providing financial statistical information through the use of computer, डॉक्यूमेंट चेक करना एक्यूरेसी के लिए, फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और ये फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड की जा सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन वेरियस जर्नल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. तो ये हमने बात की अबाउट द ऑफिस, और ऑफिस में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी मेन फंक्शन है उनकी. अब हम ज़रा डिटेल से ऑफिस के हवाले से बात करते हैं. अगेन वी आर डिस्कसिंग ऑफिस दैट इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिस क्या है कि ये सेंटर है इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का. इसकी एक्टिविटीज़ को ओवरव्यू ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है. लाइक इफ़ यू वांट टू परचेज अ न्यू मटेरियल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मार्केट में जितने भी सप्लायर्स हैं उनको लेटर लिखेंगे. लेटर ऑफ इंक्वायरी उसे कहा जाता है. लेटर ऑफ इंक्वायरी में आप उनसे पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप परचेज करना चाहते हैं वो किस रेट पे आपको सेल करेंगे और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. अब अकॉर्डिंगली देन वो फिर आपके पास मुख्तलिफ सप्लायर के आंसर आएंगे, आप डिस्कस करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को देखेंगे कि कौन प्राइस कम बता रहा है, किसकी डिलीवरी कंडीशन फेवरेबल है, देन उसके मुताबिक आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसे गैदर करना, एक्ट ऑन करना और रिकॉर्ड करना, ये ऑफिस की एक्टिविटी में शामिल. देन है परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स परचेज की जाती हैं. इसके अलावा टेलीफोन इंक्वायरीज को डील किया जाता है. इनकमिंग मेल्स को आंसर किया जाता है और फाइल रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए. विजिटर रिसीव किए जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड एंड सोल्ड. पेमेंट फ्रॉम कस्टमर आर बैंक्ड एंड रिकॉर्डेड. Staff are appointed, managed, and paid, and bills are paid. These are the main activities performed in office generally. Now, question is how information is dealt within an organization or an office. In a further detail, हम consider करते हैं कि information को कैसे deal किया जाता है. तो the answer is in various ways. It provides information to other organization in different format. आपसे भी आपकी प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में पूछा जा सकता है. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहती हैं वो आपसे इंक्वायर कर सकती हैं. सो यू हैव टू आंसर दैम एंड दीज आंसर कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. इधर दीज कैन बी अ प्राइस लिस्ट और अ कोटेशन. ठीक है, प्राइस लिस्ट में आप डिटेल सारी मेंशन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी परचेज करने पे आप कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. एंड कोटेशन उस सूरत में कि आप कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, तो आप उस पर कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, उस सारी की डिटेल जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं. और कोटेशन इज सेड टू बी अ प्राइस दैट कैन नॉट बी चेंज, फिक्स रहती है. या आपसे कह लें कि मोस्ट रीसेंट प्राइस जो है वो आप जो है मेंशन करते हैं, वो आपके लिए कोटेशन कंसिडर की जाती है. सेकेंड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीव्ड एंड प्रोसेस. इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं. रिसीव करना कि वो लोग बाकी सप्लायर किस रेट पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड प्रोसेस करना अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे कंसिडर करना कि किस ऑर्गेनाइजेशन से या सप्लायर से चीज़ें परचेज करना हमारे लिए फेवरेबल है. इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट मेड एंड रिसीव्ड, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज. पेमेंट मेड एंड रिसीव में आपके पास पेमेंट करना सप्लायर को, नॉन करंट एसेट्स की पेमेंट करना, रिसीव करना पेमेंट फॉर फ्रॉम द कस्टमर, वेजेस पेड करना अपने एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने आपके लिए काम किया है, डेट ओड बाय एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन, कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने अमाउंट पे करनी है और कितनी रिसीव करनी है. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल यूज लाइक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ये भी आपके पास है. एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं. लाइक आपने एक कस्टमर के हवाले से तय कर लिया दैट 50,000 से ज़्यादा की गुड्स इसको सेल नहीं की जाएंगी. अब आप ऑलरेडी उस कस्टमर मिस्टर ए को 30,000 की गुड्स सेल कर चुके हैं. मज़ीद वो आपको 35,000 की गुड्स का ऑर्डर प्लेस करता है.
तो आपने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये देखना है कि क्या उसे मज़ीद गुड्स सेल की जा सकती हैं 35,000 की। सो इस किस्म के डिफरेंट आपके पास रिकॉर्ड हैं। और भी हम बात कर सकते हैं कि समटाइम देयर इज़ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर सप्लायर और योर कस्टमर। आपके ख्याल में आपने कुछ और अमाउंट पे करनी है, सप्लायर कहता है कुछ और अमाउंट पे करनी है, या आपने अपने कस्टमर से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ और अमाउंट रिसीव करनी है, कस्टमर कुछ डिफरेंट अमाउंट की बात कर रहा है। तो इफ़ यू हैव मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ योर, यू कैन कन्विंस दैम। और लेटर ऑन अगर लीगल मैटर ये चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, तब भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन बात हो रही है अबाउट द प्राइम पर्पस। प्राइम पर्पस ऑफ ऑफिस क्या है? टू कलेक्ट एंड प्रोसेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या है प्राइम पर्पस? कलेक्ट एंड प्रोसेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जिसे सब्सिक्वेंटली स्टोर किया जाता है या फिर डिस्पैच किया जाता है अप्रोप्रिएट पर्सन को। यानी आपके पास गुड्स के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्शन मैनेजर तक पहुंचाई जाती है, सेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन सेलिंग मैनेजर को। Typical office activities include issuing invoice, handling purchases, dealing with customer order, preparing accounts and statistics, and processing the payroll and other routine activities. So these are said to be the main office activities. अच्छा, बहुत से स्टूडेंट शुरू में इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आज जैसे हमने ऑफिस के बारे में पढ़ा, तो एमसीक्यूज कैसे आपसे पूछा जा सकता है उसके मतलब बात कर लेते हैं। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ऑफिस? जैसे आज ही हमने पढ़ी है डेफिनेशन ऑफिस की, तो इसमें से कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ऑफिस की? अ सेंटर फॉर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस, अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अ प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, a room where many people using IT were। तो समटाइम आपके पास आंसर में एक से ज़्यादा आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन के मुताबिक अगर कंसिडर करें तो अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ऑफिस, राइट। नो डाउट आपके पास इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज होती है बिजनेस में, आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर भी की जाती है, लेकिन अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भी हमने नोट्स में भी चेक किया, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एन ऑफिस। So this is here, the definition of office is recorded. Office is a center of information and administration. So in the next part of the lecture, we will consider the centralization and decentralization system and their benefits, and what is mean by organization chart, and main type of transaction of a business and how to control these transactions. These are the topics for the next lecture.